Welcome back, students. This is our lecture number 2 of dissolution of partnership firm. आज हम ट्रीटमेंट करेंगे एसेट्स का और लायबिलिटीज का। जब बिजनेस बंद किया जाता है, जब बिजनेस डिसकंटिन्यू किया जाता है, परमानेंटली बुक्स को क्लोज किया जाता है, तो उस केस के अंदर एसेट्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। नंबर 1, treatment of assets. First, there are two types of assets. दो तरह के assets होते हैं, एक होते हैं recorded assets, एक होते हैं unrecorded assets. जो recorded assets होते हैं वो बैलेंस शीट में पड़े होते हैं, ट्रायल बैलेंस में शो हो रहे होते हैं, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो हमारी ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में शो नहीं होते। कहने का मतलब है जो एसेट्स या तो पूरी तरह से राइट ऑफ हो चुके होते हैं, जिसकी वैल्यू बुक्स में 0 हो चुकी होती है, या ड्यू टू मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट उनको हम शो नहीं करते, हम उनको एक्सपेंस में शो करते हैं। थर्ड, ड्यू टू सम एरर वो हमारी बुक्स में शो इनकॉर्पोरेटेड ही नहीं होते। जैसे कि हमारी बैलेंस शीट में मशीनरी पड़ी है, एसी पड़ा है, फर्नीचर पड़ा है, दीज आर रिकॉर्डेड एसेट्स। पर कैलकुलेटर नहीं पड़ा, टाइपराइटर नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट नहीं पड़ी। कैलकुलेटर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैंने एसेट में शो ही नहीं किया था, मैंने 100 रुपए का खर्चा शो किया था। टाइपराइटर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वो पूरी तरह से डेप्रिशिएट हो चुका है। और इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं शो की क्योंकि मैंने गलती से उसे ड्राइंग्स शो कर दिया था कि घर की इन्वेस्टमेंट है, बट एक्चुअली वो फर्म की इन्वेस्टमेंट थी। सो रिकॉर्डेड एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट। एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो उसको खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो उसे खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट। अनरिकॉर्डेड एसेट्स का बैलेंस कुछ होता ही नहीं क्योंकि वो तो शो ही नहीं हो रहे होते बुक्स में, तो उसके लिए हम कुछ करेंगे ही नहीं। रीजन, अगर हम उनको पहले रिकॉर्ड करेंगे फिर उसको खत्म करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, तो उनको रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है। सो एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, खत्म करने के लिए करेंगे क्रेडिट, और एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज टेम्परेरी अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, जो सिर्फ इसी पर्पस के लिए ओपन किया जाता है, तभी इसका नाम है रियलाइजेशन। एसेट्स को रियलाइज करना है, बेचना है। सो द फर्स्ट इज ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू realization account. So the journal entry would be realization account debit to land, to machinery, to furniture, to fixtures. I am writing sundry assets. आपको अलग अलग नाम लिखना है, उस अकाउंट का नाम लिखना है जो अकाउंट है। सभी एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद अब एसेट्स को मार्केट में जाके बेचा जाएगा कैश। कुछ एसेट्स, और कौन से एसेट्स को बेचा जाएगा? रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड दोनों। कैलकुलेटर भी बेचा जाएगा, टाइपराइटर भी बेचा जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी बेची जाएगी। नंबर 2, कुछ एसेट्स बिकेंगे
कुछ पार्टनर्स घर ले जाएंगे, कई एसेट्स पार्टनर कहेंगे मुझे दे दो, मैं अपने घर ले जाता हूँ, काम आ जाएगा, मेरी कैपिटल से एडजस्ट कर लो। हमारा बिजनेस फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स का था, ABC 3 पार्टनर है, तो मशीनरी बिक गई, फर्नीचर बिक गया, जो टी शर्ट का स्टॉक था वो एक कहता मुझे दे दो, मेरा पर्सनल खर्चा है, मेरी कैपिटल से एडजस्ट कर लो, टी शर्ट्स का स्टॉक 2 लाख का मैं घर ले जाता हूँ। सो एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद बेचा जाएगा। सेल और टेकन ओवर, एसेट्स will be sold or taken over। मशीनरी को बेचने की क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, पर मशीनरी को क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि वो तो पहले ही क्रेडिट कर चुके हैं। मशीनरी को बेचने की एंट्री होती है कैश टू मशीनरी। मशीनरी क्रेडिट क्यों हो रही है? क्योंकि मशीनरी जा रही है, बट टेक्निकली मैं मशीनरी को क्रेडिट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मैं पहले ही क्रेडिट कर चुका हूं। तो कौन सा अकाउंट ओपन किया हमने? टेम्परेरी। वी हैव ओपन द टेम्परेरी अकाउंट नोन एज रियलाइजेशन। सो द जर्नल एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जरूरी नहीं है कि सारे एसेट्स बिकें कैश में। जो एसेट्स नहीं बिकते वो हो सकता है पार्टनर घर पे ले जाए, पॉसिबल। मान लेते हैं कि पार्टनर ए मशीनरी ले गया, नॉर्मली जर्नल एंट्री बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अ जनरल जर्नल एंट्री वुड बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। मशीनरी को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट जा रही है, बट यहां पर मशीनरी की जगह आएगा रियलाइजेशन, क्योंकि मशीनरी को तो हम ऊपर ही क्रेडिट कर चुके हैं। सो द जर्नल एंट्री वुड बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए पार्टनर्स लिख लेते हैं, हमें नहीं पता पार्टनर का नाम क्या है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। I think I'm clear with that। कई एसेट्स फिर भी सेल आउट नहीं होते, स्क्रैप में भी सेल आउट नहीं होते, जैसे कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। हमारी कंपनी के पास 1 लाख के पेटेंट्स हैं, पर वो पेटेंट अब कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट टीवी है या फिर पुराना प्रिंटर पड़ा हुआ है जो अब आउटडेटेड हो चुका है, ऑब्सलीट हो चुका है, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, और स्क्रैप में भी उसे कोई नहीं खरीद रहा। सो ना कोई पार्टनर लेके जाने को रेडी है, तो वो हो जाएगा अनसोल्ड, उसकी कोई एंट्री नहीं आएगी। क्यों? हमने उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, पर ना ही वो कैश में बिका ना ही पार्टनर लेके गया। आपके माइंड में आएगा तो लॉस तो हुआ ही है। सो फिर क्या हुआ? लॉस हुआ है तो यस लॉस हुआ है, वो लॉस आपस में एडजस्ट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, 10 लाख की मशीनरी थी, 12 लाख में टेक ओवर की, 2 लाख का प्रॉफिट, 1 लाख की फर्नीचर था, 80,000 में टेक ओवर हुआ, 20,000 का लॉस, वो सब नलीफाई होकर लास्ट में एक ही आंसर देगा आपको। आई थिंक यहां तक क्लियर हो चुके? नीचे नोट दीजिए। नोट नंबर 1, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन। क्या सभी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होंगे? बैलेंस शीट में जो एसेट्स हैं क्या सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे? नहीं।
3 एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे, 3 एसेट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। कैश, बैंक, पार्टनर रिलेटेड, दैट इज पार्टनर का लोन, पार्टनर का करंट, पार्टनर की कैपिटल, P&L एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। 3 अकाउंट्स ट्रांसफर नहीं होंगे। कैश बैंक, क्योंकि वो पहले ही कैश में है, उसे बेचा नहीं जा सकता। हम एसेट्स क्यों ट्रांसफर करते हैं? ताकि वो कैश में बिके, वो तो पहले से ही कैश और बैंक कन्वर्टेड है। दूसरा, पार्टनर रिलेटेड लोन, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पहले आउटसाइडर्स की पेमेंट होगी, फिर कैपिटल्स को एडजस्ट किया जाता है। थर्ड, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। सो नंबर 1, do not transfer following assets to realization account. कैश एंड बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में होता है। मैं अभी एसेट्स की बात कर रहा हूं, अभी हम एसेट्स की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज की नहीं। पार्टनर्स अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट अकाउंट, and partners capital account. एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, समझ गए? क्योंकि एसेट साइड की बात हो रही है अभी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। मैं लॉस को इन्वर्टेड में रख रहा हूं क्योंकि एसेट साइड पे लॉस होता है। सो फर्स्ट पॉइंट था, सभी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। आई रिपीट, सभी एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दीजिए। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रिस्पेक्टिव एसेट, एसेट का नाम यहां पे ब्रैकेट में लिख लीजिए रिस्पेक्टिव, ताकि अलग अलग लिखना है, ये पता रहे आपको। पर कैश, बैंक, पार्टनर लोन, पार्टनर का करंट, पार्टनर की कैपिटल, P&L और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर नहीं होंगे। टू किस वैल्यू पे ट्रांसफर होंगे? देयर आर 2 वैल्यूज, वन इज बुक वैल्यू, अदर इज मार्केट वैल्यू। वन इज बुक वैल्यू, अदर इज मार्केट वैल्यू। 10 लाख की मशीनरी 12 लाख में बेची, तो यहां पे हम 10 लाख से ट्रांसफर करेंगे, 12 लाख से नहीं, क्योंकि अभी हमने बुक वैल्यू को खत्म करना है। नंबर 2, assets will be transferred at book values और बुक वैल्यू। एसेट्स को जो ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में, वो बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। कूल, क्लियर? थर्ड, अब एसेट्स को बेचेंगे और टेक ओवर करेंगे, किस वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। 10 लाख की मशीनरी 12 लाख में बेची, तो एंट्री बनेगी कैश टू रियलाइजेशन 12 लाख। और पार्टनर 10 लाख की मशीनरी 12 लाख में लेके गया, तो एंट्री बनेगी एज कैपिटल टू रियलाइजेशन 12 लाख। एसेट्स विल बी
sold or taken over at market value, जो एसेट आपने बेचना है या जो एसेट टेक ओवर किया है किसी पार्टनर ने, वो मार्केट वैल्यू पे करना है। चलिए अब इसको आगे समझते हैं। फर्नीचर 1 लाख का है और फर्नीचर बेच दिया, पता नहीं कितने का, तो 1 लाख का बेचा। फर्नीचर 1 लाख का है, पार्टनर एक घर पे ले गया, कितने का पता ही नहीं, तो कितने का ले गया? 1 लाख का। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, आई रिपीट, इफ नथिंग इज मेंशन्ड about market value of asset, then it will be taken at its book value. If market value of any asset is not given, then book value will be treated as its market value. 1 लाख का फर्नीचर बेच दिया, कितने में नहीं पता, 1 लाख में। 1 लाख का फर्नीचर ए पार्टनर ले गया, कितने में नहीं पता, 1 लाख में। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम उसे सेल नहीं करेंगे, हम मानेंगे उसकी मार्केट वैल्यू 0 है, 0। अभी गो 1 लाख का फर्नीचर था, रियलाइजेशन टू फर्नीचर 1 लाख। 1 लाख का फर्नीचर था, रियलाइजेशन टू फर्नीचर 1 लाख। वो फर्नीचर के बारे में अब क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब ना तो वो फर्नीचर बिका, ना तो वो फर्नीचर कोई पार्टनर लेके गया, ना तो वो फर्नीचर सेल हुआ, ना ही कोई पार्टनर लेके गया, तो उसकी मार्केट वैल्यू हो जाएगी 0, कैश टू रियलाइजेशन 0, मतलब हम उसको रिकॉर्ड kरेंगे ही नहीं। if nothing is mentioned about any asset, if nothing is mentioned about any asset, then its market value is considered as 0, thus it will neither be sold nor taken over by any partner. अच्छा, थर्ड पॉइंट में मैंने आपको लिखवाया एसेट को बेचा जाएगा या टेक ओवर किया जाएगा। कौन से एसेट्स? दोनों, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। जैसे कई बार एसेट हमें पता नहीं होता हमारी बुक्स में, बट उसे बेच दिया जाता है बिजनेस जब बंद हो रहा है, तो वो वाला एसेट। तो यहाँ एसेट के आप ब्रैकेट में लिख लीजिए रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। एसेट के ब्रैकेट में लिख लीजिए रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स। बैलेंस शीट के एसेट्स को ट्रांसफर करो बुक वैल्यू पे, कैश, बैंक, पार्टनर लोन, पार्टनर करंट, पार्टनर कैपिटल, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस छोड़ के। एसेट्स को बेचो मार्केट वैल्यू पे,
एसेट को टेक ओवर करो, पार्टनर टेक ओवर करेगा मार्केट वैल्यू पे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू है, बट अगर क्वेश्चन में ये ही नहीं मेंशन कि वो बेचा है कि टेक ओवर किया है तो वो मार्केट वैल्यू 0 है, मतलब ना वो बेचा गया ना ही वो टेक ओवर किया गया। Okay students, I have erased that, so you should write number 5, note number 5, very important it is। गुडविल को कैसे ट्रीट करना है? गुडविल एक एसेट है, उसे कैसे ट्रीट करेंगे? गुडविल आउटसाइडर एसेट्स की तरह ही ट्रीट होगी, उसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना। ना ही कोई पुरानी गुडविल है ना ही कोई नई गुडविल है। गुडविल को मशीनरी की तरह ट्रीट करना है, फर्नीचर की तरह ट्रीट करना है। पहले उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो, फिर उसे बेच दो। बिकी तो ठीक, नहीं तो पार्टनर ले जाएगा। पार्टनर लेके गया तो ठीक, नहीं तो उसकी वैल्यू 0 है। हमारा नाम किसी ने गुडविल नहीं खरीदी, और अगर नहीं पता कितनी अमाउंट पर लिखा है बेची है तो उसे बुक वैल्यू पे बेचेंगे। मींस गुडविल विल बी ट्रीटेड as any other asset। लिखिए नोट नंबर 5, गुडविल should be treated as any other asset। Goodwill should be treated as any other asset। It should firstly be transferred to realization account। It will firstly be transferred to realization account and then sold or taken over by partner, and then sold or taken over by partner, full stop। At the time of dissolution of partnership firm, at the time of dissolution of partnership firm, comma, goodwill should not be written off। Goodwill should not be, underline, should not be written off, that is should not be transferred to capital account, that is should not be transferred to कैपिटल अकाउंट, फुल स्टॉप। मतलब गुडविल को डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना, बट उसे स्टॉक मशीनरी की तरह ट्रीट करना है। पहले रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, फिर उसी तरह बेचना है जैसे हम बेचते हैं। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑफ लायबिलिटीज। Now what is the treatment of liabilities? Liabilities का बैलेंस होता है क्रेडिट। I repeat, liabilities का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो उसको खत्म करने के लिए हम करेंगे डेबिट। So liabilities will be transferred to realization account when we will debit it। A, transfer all outsiders liabilities। आउटसाइडर वर्ड लिखा है मैंने, इनसाइडर नहीं। इनसाइडर लायबिलिटी मतलब पार्टनर से रिलेटेड जो लायबिलिटीज हैं, कैपिटल, करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, वो नहीं। आउटसाइडर बाहर वाली। क्रेडिट बैलेंस खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट। एंट्री बनेगी sundry liabilities account debit to realization account being liabilities transferred। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव लिखने का मतलब है 1 by 1। creditors to realization, bills payable to realization, bank loan
टू रियलाइजेशन, बैंक ओवरड्राफ्ट टू रियलाइजेशन। बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर करेंगे, बैंक नहीं। कई टीचर्स का मानना है बैंक ओवरड्राफ्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे, बट वो गलत हो जाएगा क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक आउटसाइडर लायबिलिटी है। अगर डेफिशिएंसी हो तो बाद में कैसे पैसे मिलेंगे उसको, इसीलिए हम पहले ही उसको आउटसाइडर लायबिलिटीज, दैट इज व्हाई रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं। बी, अब ये लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। नाउ दिस लायबिलिटीज विल बी पेड ऑफ। क्रेडिटर्स की पेमेंट की तो एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स टू कैश, बट क्रेडिटर्स तो ट्रांसफर हो चुके हैं, इसलिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश। पेमेंट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कितनी पेमेंट कही जा रही है। सो बी, liabilities will be paid off or settled by partner। लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी या कोई पार्टनर सेटल करेगा। The entry would be realization account debit to cash account। ये हमने पेमेंट कर दी, 10,000 के क्रेडिटर्स को 8,000 पे कर दिया, 2,000 अपने आप रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस पे चला जाएगा। जब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो अपने आप नेट प्रॉफिट आ जाएगा, रियलाइजेशन प्रॉफिट या रियलाइजेशन लॉस आ जाएगा। कई बार क्या होता है, लायबिलिटी की पेमेंट हम नहीं करते, कोई पार्टनर कहता है मैं अपनी जेब से पे कर देता हूं, मेरी कैपिटल मान लो, हमारे बिहाफ पे कोई पार्टनर पेमेंट कर दे, एंट्री वुड बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Realization account debit to partners capital account। जैसे क्रेडिटर्स 10,000 के थे, एंट्री बन गई क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन। आधे क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए रियलाइजेशन टू कैश, और आधे क्रेडिटर्स एक पार्टनर कहता है मेरा नेबर है मैं अपने आप पे कर दूंगा, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करने का मतलब है कि उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर की जितनी भी कैपिटल होगी उसमें वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अब हमने पार्टनर को पैसे देने हैं। वो कई बार अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी होती हैं। व्हाट आर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज? जो लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही, आई रिपीट, जो लायबिलिटीज बैलेंस शीट में शो नहीं हो रही, दीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर अनरिकॉर्डेड वन, पर बाद में पेमेंट करनी पड़ेगी। जैसे कि बैंक लोन है 10 लाख, बैलेंस शीट में बैंक लोन है 10 लाख, जब पेमेंट करने की बात आई तो बैंक वाले कहते हैं आपने हमें 10 लाख नहीं 10 लाख 10,000 देने हैं, 10,000 का 2 डेज का इंटरेस्ट पेंडिंग है। बैंक लोन इज 10 लाख, रिकॉर्डेड लायबिलिटी बैलेंस शीट में। जब पेमेंट करने की बात आई तो पार्टनर क्या, बैंक कहता है कि आपने हमें 10 लाख 10,000 देने हैं, कुछ 2 या 3 डेज या 2 मंथ्स का इंटरेस्ट पेंडिंग है, तो 10,000 इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्योंकि वो बैलेंस शीट में नहीं थी, बट अब हमें पे करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर दोनों ही आती हैं, नोट दीजिए।
नोट ए या 1, outsiders liabilities are transferred to realization account. Outsiders liabilities are transferred to realization account at book value या book values, full stop. Following liabilities are not transferred to realization account as it represent partners share in firm. सभी लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना है, ये लाइबिलिटीज को ट्रांसफर नहीं करना क्योंकि ये लाइबिलिटीज पार्टनर को रिप्रेजेंट करती हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, partners current account, partners loan account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं प्रॉफिट को इन्वर्टेड में रख रहा हूं क्योंकि लाइबिलिटी में जो पी एंड एल अकाउंट पड़ा होता है वो बेसिकली टेक्निकली प्रॉफिट होता है। जर्नल रिजर्व अकाउंट। नोट नंबर 2, जब लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है या सेटल करना है तो कौन सी लाइबिलिटीज पे होंगी? बोथ रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। लाइबिलिटीज ब्रैकेट में रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड are settled at market value, that is agreed value. क्रेडिटर्स हैं 10,000, वो कहते हैं चलो हमें 9,000 दे दो, तो मार्केट वैल्यू की बजाय मैं अग्रीड वैल्यू 9,000 मान रहा हूं, तो हम यहाँ पे 9,000 को कंसीडर करेंगे, चाहे वो रिकॉर्डेड है चाहे अनरिकॉर्डेड है। इफ अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में मेंशन नहीं है कि वो कितने की पे हुई, जैसे कि बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स हैं 10,000 और नीचे लिखा हुआ है क्रेडिटर्स आर सेटल्ड और क्रेडिटर्स आर पेड, तो कितने पे हुए नहीं मेंशन, 10,000। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं पता कि कितनी पेमेंट की है पर ये लिखा है कि पेमेंट की है तो हम उसे बुक वैल्यू पे करेंगे। इफ agreed value is not given, if agreed / settled value of any liability is not given, then
if agreed or settled value of any liability is not given, then it is assumed that it has been paid at book value. Then it has been paid at book value. फोर्थ, अगर किसी लायबिलिटी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं तो हम उसकी पेमेंट करेंगे। यहां पे देखिए थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं गिवन तो हम उसे नहीं बेचते, मैंने लिखवाया है इसी लेक्चर में। अगर किसी एसेट के बारे में कुछ नहीं गिवन तो उसे नहीं बेचते, बट अगर किसी लायबिलिटी के बारे में गिवन है तो उसे पे करेंगे। रिपीटिंग अगेन, if nothing is mentioned about any specific asset, then it is not sold, neither sold nor taken over by any partner. Its market value is considered as shunya. But if any liability is not mentioned, whether it has been taken over or paid, then it is assumed that it is paid, that too at a book value. If question is silent about settlement of liability, if question is silent about the settlement of liability, then it will be paid at book value only. Paid, not taken over. उसे पे किया जाएगा, पार्टनर टेक ओवर नहीं करेगा, और पे करेंगे किस पे? बुक वैल्यू पे। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज मार्क स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई लायबिलिटी एसेट को टेक ओवर करे, क्रेडिटर कहता मुझे फर्नीचर दे दो, बैंक लोन कहता मुझे मशीनरी दे दो, बिल्स पेएबल कहते हैं हमें डेटर्स दे दो। जब बिजनेस बंद होता है हमें लायबिलिटीज एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। बिजनेस बंद हो रहा है, हमने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, हमने लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज पे करेंगे। पर एक क्रेडिटर कहता मुझे फर्नीचर दे दो, स्टॉक दे दो, उस केस में कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? इफ outsider liability takes over any asset like creditors took over stock, then no entry will be passed. कोई भी एंट्री पास नहीं की जाएगी। अगर क्रेडिटर्स ने स्टॉक को टेक ओवर किया, कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज क्रेडिटर्स पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुके हैं, स्टॉक पहले ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है। ना स्टॉक ने पार्टनर को इफेक्ट किया, ना कैश को, ना क्रेडिटर्स ने कैश को इफेक्ट किया, ना पार्टनर को। सो द नो एंट्री विल बी पास टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन बिकॉज इट हैज नलिफाइड ईच अदर। द क्रेडिटर्स हैव नलिफाइड द स्टॉक एंड वाइस वर्सा।
दैट्स ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 2, द ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसे अच्छी तरह आप गो थ्रू कर लेंगे ताकि लेक्चर 3 में और जब हम प्रैक्टिकल्स करें आपको ज़्यादा इशू ना रहे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस।